उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं सरोज हॉस्पिटल के उद्घाटन में शामिल हुआ हूँ। इन्होंने एक अच्छे लेवल का हॉस्पिटल सफीदों में खोला है पवन जी ने, मैं इनको बधाई देता हूँ। और यहाँ एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ये देंगे जिससे इस नगर को हेल्थ की अच्छी सर्विस जो है उपलब्ध होंगी। उसके साथ साथ आज दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि है, उनका बलिदान दिवस है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। आज हम भी इसको समर्पण दिवस में आज माइक्रो डोनेशन, छोटा छोटा चंदा दीनदयाल उपाध्याय जी के इस पुण्यतिथि पर कर रहे हैं, जिससे हर कार्यकर्ता 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इससे ऊपर भी मोदी ऐप पर आज हर बूथ पर हम इस प्रकार का डोनेशन करेंगे। मैं भी आज सफीदों में हूँ और यहाँ माइक्रो डोनेशन यहाँ सब जगह पर हो, उसका हिस्सा बनूँगा। मैं दीनदयाल उपाध्याय हमारी पार्टी के लिए मैं कहूँगा कि विचार और व्यवहार दोनों के प्रतीक हैं। वो उनका जीवन इतना गजब का था कि आज भी हमको कोई बात समझानी होती है कार्यकर्ताओं को तो उनके जीवन के उदाहरण दे के समझाते हैं। और पार्टी का जो मूल विचारधारा है, वो जो उन्होंने विचार दिया था एकात्म मानव दर्शन का, उसी मूल विचार पर पार्टी चलती है। जिन्होंने कहा था कि केवल शरीर के सुख से काम नहीं चलेगा, केवल मन के सुख से काम नहीं चलेगा, केवल बुद्धि के सुख से काम नहीं चलेगा, आत्मा का भी सुख मिलेगा जब मनुष्य सुखी होगा। जो पश्चिम के चिंतन थे पूंजीवादी और साम्यवादी, उसमें शरीर मन बुद्धि का विचार तो था लेकिन आत्मा का विचार नहीं था। और शरीर जो है वो हमारा सुखी हो जाता है अच्छे भोजन से, ठीक ठाक टेम्परेचर में रखने से। हमारा मन सुखी हो जाता है स्वागत करने से, नारे लगाने से, प्रशंसा करने से। बुद्धि सुखी हो जाती है जटिल प्रश्नों को हल करने से। लेकिन आत्मा का सुख जब मिलता है जब आप किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्न करते हैं। आत्मा सो परमात्मा इसलिए कहा गया है कि सबकी आत्मा एक है, और जब आप उसमें परोपकार में लगते हो तब आपकी आत्मा को आनंद मिलता है। तो चारों के सुख के साथ ही मनुष्य सुखी हो सकता है। ये दर्शन दीनदयाल उपाध्याय जी का था और उसी पर हम चलते हैं कि जिससे अंत्योदय का कंसेप्ट उन्होंने दिया कि लाइन में जो सबसे आखिर में खड़ा है, सबसे पीछे है, पहले उसकी मदद करो। और इसीलिए हरियाणा सरकार अभी परिवार पहचान पत्र बना के और सबसे गरीब परिवारों की आमदनी को कैसा बढ़ाया जाए, इसके काम में जुटी हुई है। मुझे लगता है कि बजट पर भी जो मार्च के पहले सप्ताह में आ रहा है, ऐसे ही गरीब कल्याण की योजनाओं की छाप दिखाई देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि अब जो हम विधानसभा स्तर जो चलने वाला है उसमें विपक्ष की जो है अहम भूमिका रहेगी और मौजूदा सरकार की पोल जो है खोलने का काम करेगा। निश्चित रूप से विपक्ष का काम यही होता है कि कोई कमी है तो वो बताएं, लेकिन विपक्ष को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए, अच्छाई को भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि ये बातें अच्छी हुई हैं, ये कमी है वो ठीक की जाए। रचनात्मक विपक्ष के लिए विपक्ष वो कभी भी फलदायी नहीं होता, फिर लोग भी मान लेते हैं इन्होंने तो यही कहना है सर। लेकिन अगर वो रचनात्मक आलोचना होती है तो वो सरकार के भी काम आती है। सर, अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्या वजह मानते हैं? लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में भी हम कई बातें देखते हैं और वोटिंग परसेंटेज जब इस प्रकार का 60-65 के आसपास होता है तो वो स्थायित्व के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि योगी जी को फिर से बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। पश्चिम में योगी जी के पक्ष में मतदान हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव विरोध लड़ रही है, कहां देखते हैं 5 राज्यों जाट जिस प्रकार से विशेष तौर पर वहाँ पे विरोध करते रहे हैं और हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप मान भी नहीं थे कि आपको इसलिए बनाया, पर मेजोरिटी में जो है जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में वोटिंग की है। अगर आपने कहा तो मैं बता रहा हूँ, बाकी सब वर्गों ने भी की है, लेकिन आपने स्पेसिफिक कोट किया तो मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम वोटिंग जाट समाज में भी बीजेपी को। बतौर प्रदेश अध्यक्ष 2 साल हो गए सर, कैसे अपने कार्यकाल को देखते हैं? ये तो आप मीडिया के साथियों ने आकलन करना चाहिए और मेरे जो बाकी साथी बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए। सर 75% की आज सुनवाई टल गई है और आपकी ये महत्वाकांक्षी योजना थी कि हरियाणा के युवाओं को 75%। देखिए, बाकी राज्यों में एक सुविधा होती है भाषाई,
जैसे मान लो कि किसी राज्य की भाषा हिंदी भाषा नहीं है, तो कई बार वो ये भाषा आनी चाहिए और उस भाषा के कारण से वहाँ के लोगों को एक सहज रूप से आरक्षण प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ भाषा का बैरियर नहीं है और हिंदी बेल्ट बहुत बड़ी है अध्यक्ष जी, और उसके कारण से हमारे लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रोविज़न किया गया है। सरकार कोशिश कर रही है कि ये प्रोविज़न जो है वो लागू रहे, जिससे हरियाणवी युवकों को ज़्यादा रोजगार मिले। भविष्य में निकाय चुनाव जो होने वाले, क्या बीजेपी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और कब तक होने की उम्मीद भारतीय है? जनता पार्टी सामान्यतः अगर निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ती है, इसमें चेयरमैन के चुनाव सब सिंबल पर लड़ेंगे। जो वार्ड्स के मेंबर्स के चुनाव है वो स्थानीय इकाई पर विचार करते हुए छोड़ेंगे। ये चुनाव कब तक होने की उम्मीद है सर? कब तक होने की उम्मीद है? जमानत मिली है सरकार से हमने कहा है कि जितनी जल्दी आप कराओ अच्छा है, और मुझे लगता है कि शायद जल्दी ये चुनाव जो है। कब तक सर, कोई समय सीमा? नहीं, वो तो सरकार दे सकती है कि समय सीमा कब होगी, लेकिन हम चाह रहे हैं बीजेपी के नाते से। सर, राम रहीम को जिस प्रकार से फरलों पर बाहर भेजा गया, सवालिया निशान उठ रहे कि इलेक्शन की वजह से उनको बाहर निकाला गया है। देखिए, हर एक की चीज़ की अपनी एक प्रक्रिया है, बहुत सारे सिस्टम उसमें लगे होते हैं, बहुत सारे अधिकारियों की अनुमति होती है, कोर्ट की अनुमति होती है, तो उसके हिसाब से ही सब चीज़ें चलती हैं। तो वो तो बल्कि मैं कहूँगा कि काफ़ी समय से मेरी जानकारी है, बार बार इसका प्रयास उनका चल रहा था, अब उनको मिली है काफ़ी जो है उस हिसाब से जो प्रोविजंस जो ला के हैं उसी के हिसाब से मिली। सर, अगर बात करें रोजगार की तो 75% रिजर्वेशन हरियाणा सरकार ने वादा किया था, हालांकि ये कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 का हनन है, फंडामेंटल राइट्स का हनन है? देखिए, मैंने एक पहले बात आपको कही कि बहुत सारे राज्यों की भाषा अलग अलग होने से, वहाँ भाषा ही बैरियर होने से सब लोग कई बार नहीं प्राप्त कर पाते, और वहाँ एक ये शर्त हो जाती है कि हमारे यहाँ काम करोगे तो आपको ये भाषा आनी चाहिए। तो नेचुरली उनको भाषा के कारण से अधिक लोगों को अपने राज्य में रोजगार मिल जाता है, जो एक पूरी हिंदी बेल्ट है, और हरियाणा उसमें से एक निश्चित राज्य है। तो बहुत सारे अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ रोजगार पाने का प्रयास करते हैं, और उसके कारण से जो है हमारे युवक कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उसी के लिए सरकार ने ये प्रोविज़न किया कि हमारे हरियाणा के स्थानीय युवकों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार मिले। वो हाई कोर्ट में रुका है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रयास कर रही है कि इस अवसर को कैसे बचाया जा सके। सर, एक सवाल और, पहले हिसार में चौधरी चरण सिंह और फिर बंसीलाल यूनिवर्सिटी के कैलेंडर्स में जिस प्रकार से फेरबदल की बात आई थी, काफी लोगों ने नाराजगी जताई। क्या लगता है कोई जानबूझकर हो रहा है या फिर बाई मिस्टेक? इतनी बड़ी गलतियां पहले मैं इस पर बाइट दे चुका हूँ, क्योंकि सभी महापुरुष जिनके नाम से विश्वविद्यालय है उनका चित्र उस पर जरूर रहना चाहिए, और जिससे भी ये कोताही हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और चित्र के साथ ही कैलेंडर छाप के वितरित करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और लाइफस्टाइल की बीमारी है, तो कैसे जीवन को हम जो है ऐसी बीमारियां जो आ रही हैं वो नहीं आने दें, और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ जो जाएं। 3 बड़े किलर हैं, एक्सीडेंट, कोरोना और हार्ट अटैक। एक्सीडेंट और कैंसर और हार्ट अटैक और एक्सीडेंट 3 बड़े किलर हैं। सबसे बड़ा तो एक्सीडेंट ही है। तो इस प्रकार से एक्सीडेंट के पेशेंट्स अगर कोई होते हैं तो उनको संभालने की स्थिति तुरंत ही सरकार भी कोशिश कर रही है कि 10 मिनट में 15 मिनट में उनके पास सहायता पहुंच जाए। इसी प्रकार से कैंसर महामारी नहीं बने, और हमारे इलाकों में बहुत स्थानों पर एक गांव में कई पेशेंट अब होते हैं और एक बड़े किलर के रूप में उभर रहा है। तो हमको वो सब चीज़ें खोजनी होगी कि ये बीमारी हमारे लिए जो जानलेवा जगह जगह साबित हो रही है, उससे हम कैसे और जो है वो ना हो, इसके लिए काम करें। एक हरियाणा में NCI करके नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स का मेरे इलाके में खुला है बाड़सा में, और जिसका मकसद ये भी है कि भाई कैंसर फैले नहीं, उसके लिए भी शोध हों। और इस प्रकार से जो है हृदयघात, हार्ट अटैक की जो है बड़ी जानलेवा जो है बड़ा किलर है आज के समय में, उसके प्रति भी मैं चाहूँगा कि सावधानियाँ डॉक्टर्स बताते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। खास करके सर्दियों में जल्दी नहीं उठना, बिना कपड़े पहने बाथरूम नहीं जाना, ज़्यादातर हार्ट अटैक सुबह आते हैं, बाथरूम में आते हैं। जब एकदम हम सारे कपड़े छोड़कर बाथरूम में जाते हैं, हो जाते हैं। छोटे छोटे अभ्यासों से, छोटे छोटे लाइफस्टाइल की आदतों से
हम अपने को और बेहतर कर सकते हैं। मैं पशुपालन मंत्री रहा हूँ और उसके नाते से मैंने गौ संरक्षण के विषय को भी काफ़ी आगे बढ़ाया था। और एक बात मैं उस समय भी कहता था, दोहराना चाहता हूँ, अगर देसी गाय का घी खाओगे तो हृदय रोग कम होंगे, उसका दूध पियोगे, उसके दही खाओगे, क्योंकि आपने देखा है देसी गाय के घी में चम्मच कभी टूटती नहीं है, कभी सर्दी हो आराम से निकलता है। हाथ पे रख लें तो वो सेंसिटिव टेम्परेचर पर बिगड़ जाता है। तो हमको उस प्रकार का मोटापा नहीं लगता। लेकिन भैंस का खाओगे तो जितना बड़ा झाकरा होता है, उसमें जब आप चम्मच डालते हैं तो चम्मच भी टूट जाती थी सर्दी में, ध्यान है ना। और उसे झाकरे जैसा ही आदमी हो जाता है। तो अच्छा स्वास्थ्य और ब्यूटी चाहिए, तो ये भी मैं कहूँगा कि जो है वो विज्ञापन आता था कि भी आपके पति के दिल की रक्षा कौन करे, सफोला एक विज्ञापन आता था, आपने भी देखा होगा। सफोले की तो मैं पता नहीं, लेकिन मैं पूर्व पशुपालन मंत्री के नाते ये जरूर कह सकता हूँ कि देसी गाय का घी अगर खाओगे तो हार्ट की रक्षा पक्की रहेगी, उसमें कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। तो इसलिए अपने खान पान की आदतों को अच्छा करना, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करना। तो मुझे लगता है कि जहाँ बीमार होने के बाद हमको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, वहीं अच्छी हैबिट्स इस प्रकार की स्वास्थ्य की हमारी बने, तो जिसके कारण से हम अच्छे दीर्घायु हों और अच्छा स्वास्थ्य के साथ जो है जीवन को बिताएं। डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन में नहीं आए और बाकी बीमारियों से भी बचें, इसी शुभकामना के साथ मैं बिल्कुल उल्टी सब कामना देता हूँ अस्पताल में खड़ा होकर। लेकिन हमारा मकसद जो है हमारे जन का स्वस्थ है। बीमार होने पर अस्पताल चाहिए, उससे पहले हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ हैं, इसी शुभेच्छा के साथ सब मैं पुनः ये अच्छा एक मल्टी स्पेशलिटी का अस्पताल खोलने के लिए इनको बधाई देता हूं। के माध्यम से पूरे सफिद्दो हल्के में ही नहीं, पूरे हरियाणा में ये खबर जाएगी। बात रही सुविधा की, जो हमने ये बिल्डिंग बनाई है, हमने सबसे पहले तो पेशेंट को ध्यान में रखते हुए हर फैसिलिटी जो सुविधा देने का जो हम कार्य करेंगे, जिस तरह की ICU, वेंटिलेटर, सेंट्रल ऑक्सीजन, ये लैब, टोटल जो आप लाल पैथ से कराते थे, अब आपको लाल पैथ पर जाने की जरूरत नहीं है। टोटल बॉडी टेस्ट आपके यहाँ हॉस्पिटलों में ही होगा। उसके बाद ये फायर का जो सिस्टम है टोटल ऑटोमेटिक है। उसके बाद पूरा जो हॉस्पिटल है वो AC है, हर रूम AC। हमारा जो जनरल वार्ड है उसमें भी AC है। सबसे बड़ी ज़रूरत जो लोगों की होती है डॉक्टर की होती है। कितने क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पर बैठने वाले हैं? जो यहाँ पे डॉक्टर बैठने वाले हैं MD MS, जिस तरह की मेरा खुद का बेटा है वो MD MS है, जनरल सर्जन है। उसकी जो वाइफ है वो MD गायनी है। मेरी बेटी है जो वो MBBS है। उसके बाद हमने कुछ डॉक्टर हायर किए हैं जो फिजिशियन है, जो उसके बाद 1-2 डॉक्टर और हमारी बातें चल रही है। हमारा मानना ये है सर, भाई हम एक छत के नीचे टोटल इलाज कर सकें, भाई पेशेंट को इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। एक ये रहता है कि इलाज के खर्च को लेकर के क्या आप लोगों ने प्लानिंग की है? सर आपने ये बड़ी अच्छी बात पूछी, हर पत्रकार ये बात पूछता है। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ।